दुनिया का सबसे अधिक बेरोजगार हिंदुस्तान में है, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। और ये इसलिए हुआ कि हमारे देश ने एक भिखमंगा प्रधानमंत्री बना दिया है, जो कटोरा लेके 35 साल घूमा। जो 35 साल कटोरा लेके घूमता है, उसमें मेहनत करने का कोई जज्बा नहीं होता है, वो मांग के खाने का जज्बा होता है। तो ये उद्योग ना लगा सकते हैं, ना उद्योग चला सकते हैं, ना ये किसी को अपने इसमें रोजगार दे सकते हैं। इन्होंने जो हमारी हालत कर दी किसानों की, हमारा 10 साल पहले 2013 में सोयाबीन का दाम था 4,560 रुपए प्रति क्विंटल, 4,560 रुपए प्रति क्विंटल। आज दाम है 4,000 रुपए क्विंटल। और हमारे खाद के दाम, हमारे वो फसलों में जो कीड़े मारने की दवाई के दाम, मजदूर के दाम आसमान छू गए, 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए। हमको कोई मतलब नहीं है। और ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। कठुआ में इनका महिला सशक्तिकरण कहा गया था, हाथरस में कहा गया था, उन्नाव में कहा गया था, गुजरात में कहा गया था बिल्किस बानो, और मणिपुर 11 महीने से चल रहा है। ये कौन सी बात है? कौन सा शासन है? कौन सा सुशासन है? कौन सा विकास है? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ देश विदेश की खबरों पर चर्चा करते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि आपको खुद फैसला लेने में आसानी हो। इंफॉर्मेशन आप तक पूरी पहुंचनी चाहिए। जो आपको गोदी मीडिया, जिसे आमतौर पर नेशनल मीडिया कहा जाता था, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। सोशल मीडिया के जरिए आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं समझता हूं कि इसको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए। आज हमारे खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और अपनी बात बहुत ही सटीक और बेबाक अंदाज में रखते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर उनसे बात कर रहे हैं वो कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसके बाद मोदी जी का ये कहना कि इसमें मुस्लिम लीग की बू आ रही है। ये देखिए बड़ा तमाशा, वो भी हम समझेंगे, और क्या क्या रिएक्शन आया है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो बहुत ही अहम है, वो ये कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अपनी 2014 से अब तक की सरकार में देश का क्या क्या बेच दिया, जिसका आपको एहसास भी शायद नहीं हुआ। होता यह है कि हम अपने घर में बैठे होते हैं, हमारा घर तो नहीं बिका, हमें क्या परवाह, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन जो देश का एसेट होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, जिसको 70 साल में बनाया गया था, वो कैसे कैसे कौड़ी के भाव बेचा गया है, उसका भी लेखा जोखा हम आज सामने रखेंगे अविनाश काकड़े जी की मदद से। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको कहा जा रहा है कि बाकायदा ये एक्सटॉर्शन किया गया, जबरदस्ती पैसा लेने का एक लीगल तरीका अपनाया गया था, जिसका भंडाफोड़ सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसके बारे में अब मोदी जी क्या कह रहे हैं वो भी बहुत ही अहम है। आप तक वो बातें नहीं पहुंची होंगी। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि भारत में 83%, 83% बेरोजगारी है। अब भी अगर खतरे की घंटी ना बजी तो फिर हमारे आपके दिमागों पर अगर कोई सवाल करे तो वो बेजा नहीं होगा। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, कांग्रेस का घोषणा पत्र और उसके फौरन बाद मोदी जी का ये कहना कि मुस्लिम लीग की बू आ रही है, जिसने पाकिस्तान बनाया था, आप इसको कैसे देख रहे हैं? घोषणा पत्र में क्या है और रिएक्शन ये इस तरह का जो आ रहा है, इसके क्या मानिए? जी नमस्कार। क्या है कि आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार, आपका धन्यवाद। आप हर सप्ताह बुलाते हो और हमसे बात करते हो, इसलिए कि हमारी बात पहुंच जाती है लोगों तक। ये घोषणा पत्र, इसको न्याय पत्र बोला है कांग्रेस ने, और इसमें 25 प्रमुखता से बातें रखी है। इसमें 2-3 बातें जो है, वो एक बात है कि हम कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे, ये उन्होंने उसमें रखा है।
कि उन्होंने बोला कि स्वतंत्र पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब ये पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, ये अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कई बार कहा है। इसके पेपर कटिंग और सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। मगर अमित शाह जी ने बोला पूर्ण राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे, तो वो राष्ट्रद्रोह नहीं होता है, वो गद्दारी नहीं होती। मगर कांग्रेस ने अगर बोला कि हम स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो ये देशद्रोह हो जाता है। और वो तुरंत बोलने लग जाते हैं 370 हटाएंगे की बात कर रही है, 370 फिर से लागू करेंगे। 370 ना बीजेपी ने हटाया ना कोई हटा सकता है, क्योंकि वो मर्जर का कानून है। 370 हमारे देश के साथ में कश्मीर के जुड़े रहने का कानून है। इन्होंने जो हटाया उसमें से प्रॉपर्टी नहीं बेच सकोगे, खरीद नहीं सकोगे प्रॉपर्टियां, इसके बारे में। और वहां के लोग विधानसभा में जो हमारे एनरोलमेंट होती है, वहां जो बाहर के लोगों की एनरोलमेंट होती है वो नहीं हुई। ये 2-3 चीजें हैं। कश्मीर को पहले जो 47 में हमारे साथ में मर्ज हुए, तो उनको फॉरेन अफेयर, फाइनेंस और डिफेंस, ये तीनों चीजें हमारे पास थी, तीन ही चीजें। उसके बाद में 54-55 सालों में, 70 सालों में ये धीरे धीरे एक एक चीज कम होते गई, और उसमें उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मगर चूंकि इनको प्रोपोगंडा करना है, प्रोपोगंडा क्या करना है, हिंदू मुसलमान का प्रोपोगंडा करना है। ये 10 साल का जवाब नहीं देना है, 10 साल में क्या किया, किस तरीके से किया, इसका जवाब नहीं देना है। इसलिए ये सब इस तरीके की बातें करते हैं। आज भी 10 साल के बाद में मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, उनका उस पर प्रभाव है। हेमंत बिश्वा शर्मा भी यही बोल रहे। अब मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना, ये क्या उसका प्रभाव है? और ये उनको मुस्लिम लीग क्यों याद आता है पता है आपको? इस देश को जब स्वतंत्रता मिली, उसके पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के इनके परमेश्वर, इनके भगवान है, वो भगवान ने मुस्लिम लीग के साथ में जहां जहां सत्ता स्थापन की थी, इनके सावरकर ने जहां जहां इनके साथ में मुस्लिम लीग के साथ में सत्ता स्थापन की थी, वो सारे क्षेत्र हमारे देश से टूट के अलग हो गए। मतलब तुमने समझौता किया। ये हमारे देश के डिवीजन का प्रस्ताव जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, अपने असेंबली में रखा, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस माने असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि इनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है मुस्लिम लीग से। इनके रोटी बेटी के तो संबंध है ही, राजनीतिक संबंध और आर्थिक संबंध भी मुस्लिम लीग से बहुत है। इसलिए हर जगह इनको मुस्लिम, हिंदू, फलाना ढिकाना, ये जाति वो जाति, ये सब जो दिखाई देता है, इसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। इनके बहुत बड़े समर्थक थे ना ठाकुर, अब ठाकुर जगह जगह जूते मार रहे हैं इनको, जगह जगह, सहारनपुर से लेके तो राजकोट तक हर जगह इनको जूते मारे जा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। इन्होंने जो 25 बातें उसमें कही है, उसमें प्रमुखता से जो बातें हैं, वो बातें है कि आपको 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख बेकारी भत्ता देंगे, 1 लाख गरीब महिलाओं को देंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। ये जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं, ये बातें उन्होंने की थी, मगर उसका जवाब नहीं इनके पास। ये जवाब क्या देंगे? तो ये जवाब देंगे कि ये मुस्लिम लीग का लगता है ये 370 समाप्त करेंगे, ये मुसलमानों का ये करेंगे, मुसलमानों को फिर से हमारे छाती पर बैठाएंगे। भैया मुसलमान जैसे थे वैसे है। तुमने ना तो उनको समुद्र में डुबो दिया, ना उनका कत्लेआम किया, ना उनको अलग देश दे दिया। और तुम और कितने भी साल रह जाओ नहीं कुछ कर सकते हो, मगर तुम एक बात कर सकते हो, जिस देश की 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के हाथ में तुमने दे दिए, तुमको अगर इस बार और जिता दिया तो 90% प्रॉपर्टी तुम मात्र 10-20 परिवारों के हाथ में दे दोगे और सबके हाथ में कटोरा पकड़ा दोगे। तुम तो झोला लेके निकलने की बात करते हो, मगर सारे देश के हाथ में झोला देने की बात आप करोगे, ये मुझे पता है। और हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ना, वो क्रोनो कैपिटलिज्म चल रहा है। मतलब लोकतंत्र का क्रोनो कैपिटलिज्म ये वर्जन है। ये जो है ना उसका कोरिया वाला शी जिनपिंग, नहीं वो क्या नाम है कोरिया वाला, जी ओंग शायद नाम है उनका जी। हाँ, तो उसका जैसा शासन है कि इलेक्शन तो वो भी लेता है, मगर उसके सिवाय कोई लड़ता नहीं, उसके सिवाय कोई आता नहीं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसी चल रही है? इक्वल इस पे प्लेटफॉर्म पर लेवल प्लेइंग नहीं चल रहा। किम जोंग उन नाम है उनका, किम जोंग उन। किम जोंग उन,
वो किम जोंग उन को लाना चाहते हैं। हमारे देश में ये घूम रहा है, बिल गेट्स घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? हमारे देश में चाइनीज लोग इंटरफेरेंस करके ऐप और वो सारी सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किम जोंग उन भी हमारे यहाँ इंटरफेरेंस कर रहा है। किसके फेवर में कर रहा है? कम्युनिस्टों का फेवर में तो करेगा नहीं, उनको पता है कि कम्युनिस्टों का कुछ होना नहीं है। तो इनका प्रतिनिधि मंडल जब जाके मिलता है चाइना में और उनसे सीखता है कि वन मैन शो कैसे चलाया जा सकता है, शी जिनपिंग वन मैन शो कैसे चलाते हैं, ये सीखने के लिए जब आरएसएस का प्रतिनिधि मंडल वहां गया और उन्होंने जो संबंध मेंटेन किए, ये संबंध उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से मेंटेन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको एक चालकानुवर्ती शासन चाहिए। एक आदमी तय करेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी इनके डिक्शनरी में नहीं है। डेमोक्रेसी शब्द नहीं है। एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों एक तस्वीर छपी थी अखबारों में मोदी जी की मुलाकात बिल गेट्स के साथ, और इतने फ्रेंडली नजर आ रहे थे वो। मुझे बिल गेट्स की एक और विजिट याद आ रही है। मध्य प्रदेश में बच्चों के कत्ल का इसके खिलाफ मुकदमा है, बिल गेट्स के खिलाफ, और वो उस बीच में तेलंगाना में भी है, तेलंगाना में भी है जी, और वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर के चला जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, और प्रधानमंत्री से मिलकर के सारी बातें वो क्या क्या करके जाता है। क्या ये मशीनों की हैकिंग की तैयारी में आए हुए हैं क्या ये बिल गेट्स? सर, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने होंगे, हमारे यहाँ गुजरात में ड्रग की स्मगलिंग हो रही है, भारत ड्रग का हब बन गया। कौन कर रहा है? सबको पता है कौन कर रहा है। किसी की गिरफ्तारी होती है? कुछ नहीं होती। सबसे बदनाम आदमी है बिल गेट्स। किस बात के लिए बदनाम है? तो इलेक्शन हैकिंग के लिए बदनाम है, वैक्सीनेशन के उपद्रव के लिए बदनाम है, कुछ भी करके पैसा तोड़ मरोड़ के निकालने के लिए बदनाम है। वो इतना फ्रेंडली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में है, उसका मतलब है कि इलेक्शन में भी कुछ ना कुछ काला बाजारी करने का इनका अपना ये जो तरीका है वो इजाद कर रहे हैं, और तरीका का लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको सजग रहने की जरूरत है। दूसरे तरफ त्यागी जी बोलते हैं, योगी जी, मैं आतंकवादियों का राम नाम सत कर दूंगा, और आतंकवादी तय कौन करेगा? तो खुद ही तय करेंगे। अदालतों की भी उसमें अदालतों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत कोई किसी को आतंकवादी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, वो तय करेंगे। आदि योगी जी ने बोल दिया ये आतंकवादी है, मार दो साले को। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको मार देना है, क्योंकि योगी जी ने कहा है। योगी जी ने कहा है, वो ब्रह्म वाक्य है, और ये आतंकवादियों का राम नाम सत्य कर देंगे। भैया आतंकवादियों की लिस्ट पढ़ के बताओ क्या? अभी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आतंकवादियों की लिस्ट पढ़ के बता देता हूं आपको कि आतंकवादी किसे कहते हैं और कितने आतंकवादी है ना। हमारे इसमें ये समझ में नहीं आता है कि आतंकवादी और ये जो बाल है, ये जातिगत कैसी हो जाती है भाई, और धर्मगत कैसी हो जाती है। किसी धर्म से और जाति से आप आतंकवादी तय करोगे क्या कि ये इस धर्म का है तो ये आतंकवादी है, ये इस धर्म का है तो ये आतंकवादी नहीं है? ऐसा तय नहीं हो सकता। मतलब ब्रिजभूषण से लेके कुलदीप सेंगर से लेके मेरे पास में करीबन 22-25 नाम है सर उत्तर प्रदेश के, जो क्रिमिनल एक्टिविटी और सारे फिरौती लेके और मार्केट के सारे इसमें इन्वॉल्व है। वो आतंकवादी नहीं है, उनको आतंकवादी हम नहीं कहते। और किसी ने किसी का मुर्गा चुरा लिया तो आतंकवादी हो जाता है, किसी ने किसकी साइकिल चुरा लिया आतंकवादी हो जाता है। अभी जेपी नड्डा के बीवी की गाड़ी चुरा के ले गए, भाग गए, 7 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने क्रॉस किया, वो आतंकवादी है कि नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें एक हिंदू है, और हिंदू तो आतंकवादी होता नहीं, क्योंकि हमने आतंकवादी का तय कर लिया है कि ब्रजेश सिंह नहीं होता, धनंजय सिंह नहीं होता, राजा भैया 31 मुकदमे, मैं मुकदमे भी गिना देता हूं, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंद्र 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। और ये हर जगह उत्तर प्रदेश का ही नाम कैसे आता है, और उत्तर प्रदेश के ही लोग कैसे नाम पर
इनके ये होते हैं और ये आतंकवाद मिटाएंगे। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। उनको पिछले वक्त एक मार दिया, पिछले वक्त एक मार दिया, मुस्लिम मार दिया, उसको समझा दिया। फिर जब इतना जमावड़ा हुआ, कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दिया कि भाई 10-15 लाख लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान वाला करने वाला तो आदमी नहीं था, वो इन ये जो है क्रिमिनल, इनके विरोध में खड़ा होने वाला आदमी था। रॉबिन हुड की प्रतिमा थी उस आदमी की। कई हिंदू लड़कियों की शादी उसने करवाया, कई लोगों के टंटे छुड़वाया, कई लोगों की जमीनें छुड़वाया, और वो मुसलमान नहीं थे जिनके जमीनें छुड़वाई या शादी करवाया। उसके फाटक पे जो पहुंचा उसका उन्होंने मदद किया। और योगी जी बोलते आतंकवादियों को मरवाएंगे, तो ये आतंकवादियों की लिस्ट क्या है? ये कौन है भाई? अच्छा, हमारे पास वक्त चूंकि फिर जरा कम रह जाएगा आखिर में, मोदी जी ने क्या क्या बेच दिया जरा ये बता दीजिए, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए, इलेक्शन नजदीक है। मोदी जी ने जो देश को बेचा, जो ये कहा करते थे कि कुछ नहीं बिकने दूंगा, किसी को नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे इस मिट्टी की सौगंध, मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रोड बेचा 1.60 लाख करोड़, रेलवे बेची 1.52 लाख करोड़, पावर ट्रांसमिशन की लाइनें बेची 1,60,000 करोड़, पावर जनरेशन का यूनिट बेचा 29,832 करोड़, पाइपलाइन जो बेची है नेचुरल गैस की 24,462 करोड़। उसके बाद में पाइपलाइन पेट्रोलियम की जो बेची 22,504 करोड़, टेलीकम्युनिकेशन का पूरा सेक्टर बेच दिया। आपको पता है था, पिछले वक्त मैंने बताया था कि जो 13 सेक्टर थे अब मात्र 3 रह गए, 3 प्लेयर रह गए। और बीएसएनएल तो मारने के लिए, जिसको 3G का ही परमिशन है, अंबानी को 5G का परमिशन दे दिया, तो वो बेच दिया 35,100 करोड़। और ये बेचने की अवास्तविक दाम है, ये कोई कीमत उनके इसमें अनुसार नहीं है। 80,000 टावर बेच दिया और बाकी सब बेच दिया, मगर पैसे मिले 35,000 करोड़। उसके बाद में एविएशन सेक्टर 20,782 करोड़, शिपिंग सेक्टर 12,828 करोड़, माइनिंग सेक्टर 28,747 करोड़, स्पोर्ट्स के स्टेडियम भी बेच दिया 41,450 करोड़। अच्छा, मुझे याद आ रहा है मोदी जी ने जब ये बेचने का सिलसिला शुरू किया तो उससे पहले एक बात कही थी, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगी। अरे सब सरकार का काम बिजनेस करना थोड़ी होता है, सरकार का काम तो सरकार चलाना होता है, ये सारे काम हमें क्या जरूरत है करने की, ये कह करके उन्होंने बेचने का सिलसिला शुरू किया। और मुझे जैसा कि याद है, एयर इंडिया को इतने कम पैसे में बेचा जितने की बंबई में जो हेडक्वार्टर उनका है उसकी बिल्डिंग, सिर्फ उस इमारत की कीमत भी नहीं ली गई, और पूरी दुनिया में उड़ते हुए जहाज और प्रॉपर्टियां सब दे दी गई इस तरह से। हाँ सर, स्टेडियम जो बेचा वो तो व्यापार नहीं है ना, हाईवे जो बेचा वो तो व्यापार नहीं है ना, हाईवे जो बेचा वो तो व्यापार नहीं है ना, टावर जो बेचा वो तो व्यापार नहीं था ना, पैसे वसूल होने चाहिए थे ना। पूरे टावर 80,000 टावर बनाने में जो खर्चा हुआ वो पैसे वसूल होने चाहिए थे ना, वो व्यापार तो नहीं था ना। जैसे आपने बताया कि इसकी जो ये बनाया हमने एयर इंडिया की जो बिल्डिंग है मुंबई की, वो उसकी कीमत निकली थी 55,000 करोड़, और हमने पूरा एविएशन सेक्टर बेच दिया 17,000 करोड़ में। पूरा एक बिल्डिंग की कीमत भी हमने नहीं वसूले। तो ये जो बेच दिया आपने, ये धंधा नहीं था। आपको क्या खाने मांग रहे थे? एयरपोर्ट से तो पैसा ही आ रहा था आपको, क्यों बेच दिया आपने? वो धंधा थोड़ी है एयरपोर्ट, वो फैसिलिटी है। फैसिलिटी नहीं बेची जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम होता है। स्कूल बेच दोगे, कॉलेज बेच दोगे, एयरपोर्ट बेच दोगे। भाई आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है देश में, और इतने उसके बाद ये बेच दिया, बैंक बेच दिया, हमारा सरप्लस बेच दिया, हर चीज आपने बेच दी, पैसा कहाँ गया? अच्छा, ये बताइए, ये जो बहुत ही शानदार तरीके से मोदी जवाब देते हैं कि मैंने ट्रांसपेरेंसी लाया इलेक्ट्रल बॉन्ड में। बाप रे बाप, मतलब झूठ बोलने की जो पराकाष्ठा होती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में इन्होंने लाया ट्रांसपेरेंसी। कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार फटकार लगाई एसबीआई को जब इन्होंने दिया। इनकी निर्मला सीतारमण बोलती है कि हमारी कोई इच्छा नहीं थी
कि ये सारी चीजें लोगों के नाम डिस्क्लोज करने की, क्योंकि सीक्रेट के तहत हमने लाया था कि इसमें सीक्रेसी रहेगी, फंड किसने किसको दिया इसकी सीक्रेसी रहेगी, तो डोनरों के नाम जारी करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, हम इसको गुप्त रखना चाहते। मोदी जी बोलते हैं कि हमने उसको डिस्क्लोज किया, और सरकारी वकील ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि जनता को यहाँ अधिकार ही नहीं है कि वो कैसा फंड आया, किस पार्टी को फंड आया और कहां से आया, ये जानने का जनता को अधिकार नहीं है। तो किसको? बिल गेट्स को अधिकार है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को अधिकार है, जीत पिन को अधिकार है, या आप ही को अधिकार है? किसका अधिकार है? पैसे किसके थे? अच्छा, किसके एक बात पैसे? बताइए, एक बात बताइए अविनाश काकड़े जी, देखिए एक बहुत ही शायद आपको ऐसा लगे कि किस तरह का सवाल कर रहा हूं मैं, लेकिन एक बात तो है, मोदी जी कितना भी बढ़ चढ़ करके झूठ बोल लें, जिनके सबूत लोगों के बिल्कुल सामने हो, कुछ ही दिन पहले, हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, ऐसा भी नहीं है कि लोग भूल चुके हों, ऐसे वक्त में जब ये डट करके झूठ बोलते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई कई बार जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अधूरी इंफॉर्मेशन दी, फिर कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन देनी है, वो बचते रहे, ये सारी चीजें भी आ गई। उसके बाद मोदी जी ये कह दें कि देखिए साहब हम ट्रांसपेरेंसी लाए, जबकि अभी ये बहस चल रही है कि कब कब आपके ईडी ने छापे मारे, कितने दिन के अंदर अंदर करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में आया। जब इस पैमाने का झूठ बोला जाता है, तो क्या उस वक्त जो अंधभक्त हैं, जो एक पूरी एक प्रजाति शायद हो गई, क्या कहा जाए उसे, उनके समझ में नहीं आता कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उन्हें अवतार नजर आता, वो कौन सी वजह है? सर, हमारे देश में करप्शन, जो सरकारी करप्शन होता है, ये मुद्दा इसलिए नहीं बनता है कि उसका इफेक्ट जनता पर 5-10 साल बाद होता है। इन्होंने राफेल खरीद लिए, करप्शन हुआ है ना? इन्होंने नोटबंदी कर लिए, उसका इफेक्ट तुरंत हुआ क्योंकि वो करेंसी वाला करप्शन था, उसका इफेक्ट तुरंत हुआ। मगर ये बैंकरप्सी में चले जाएंगे, हमारी बैंक उखड़ रही है, इंडस्ट्री सारी ये हो रही डम, तो इसका इफेक्ट जनता पर बहुत बाद में होता है। और हमारी जो जनता है, भारत की जनता, इकोनॉमिकली वो एजुकेटेड नहीं है। देखो, एजुकेशन अलग बात है और इकोनॉमिकल एजुकेशन अलग बात है। कि इकोनॉमी में कहाँ का स्विच दबाया तो कहाँ की बल्ब जलेगी, ये आज भी नहीं समझ में आता है। हमारे बड़े बड़े लोग हैं, मैं देखा हूं कई इलेक्शन के प्रचारों में, कि कॉर्पोरेटर की डिमांड, यानी कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उसकी डिमांड करते हैं, और एमपी के इलेक्शन में कॉर्पोरेशन वाली डिमांड कर देते। और ये करने वाले जो लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। मैं तो कई बार सुनाया हूं कि आपको अगर ये नहीं समझता है कि सांसदों के कौन से काम है, एमएलए के कौन से काम है, कॉर्पोरेटर के कौन से काम है, पंच और सरपंचों के कौन से काम है, तो आप सच में डेमोक्रेसी में जीने लायक लोग हो? और क्या एजुकेशन हुआ है आपका, किस तरीके से एजुकेशन आपने लिया, तो फिर उनके बाद में उनकी बोलती बंद हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता सर कि हमारे देश में पॉलिटिकल एजुकेशन, आर्थिक एजुकेशन, जो गांधी बोलता था कि अभी राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, ये किसी पार्टी ने नहीं किया। मुझे राजनीतिक स्वतंत्रता राजनीतिक मिली है, मैं जातिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास करूंगा, जिसके लिए गांधी मारे गए थे। गांधी को मारने काकड़े साहब, मुझे एक बात याद आ रही है, हमने भी मतलब जो स्कूलिंग की है उस वक्त, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में समझिए कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई गई, जो हमें आज तक भी याद है, वो ये कि मिसाल के तौर पर गवर्नर जो होगा वो नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा, किसी पार्टी से उसका संबंध नहीं होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो किसी पार्टी से उसका संबंध नहीं होगा। ये बात हमें आपको पढ़ाई गई थी या नहीं पढ़ाई गई थी? अब ये पार्टियां ही अगर अपनी पार्टी के ही लोगों को, जो पहले मिनिस्टर थे उन्हें गवर्नर बना दे, जो अपने यहाँ कुछ और थे पार्टी में वो फिर उन्हें गवर्नर बना दे, जब इस हद तक धांधली शुरू हो जाए तो हमारी वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई भी किस काम आएगी? सर, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई काम नहीं आएगी, मगर पॉलिटिकल में क्या गलत हो रहा है उसकी डिमांड करके काम आएगी। जैसा गवर्नर की पोस्ट डिसॉल्व करनी चाहिए, ये डिमांड अगर करना है तो क्यों करनी चाहिए, इसकी अपने को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। इलेक्शन कमिश्नर का चयन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इसकी पब्लिक में जागृति होना चाहिए कि नहीं। जो गलत हुआ है उसकी गलत क्यों हुआ,
रिजर्व बैंक का मोनिटाइजेशन जब हुआ था, तो उस वक्त किसके किसके क्या अधिकार है और किस प्रोसेस से होना चाहिए, अगर जानकारी होती तो देश में हाहाकार मच जाता, देश सवाल पूछने लग जाता। आज लोग सवाल नहीं पूछते क्योंकि जानकारी नहीं है और उसका इफेक्ट उन पे तुरंत नहीं आता है। जितने भी अपने कर्जे लिए हैं, कोई भी कर्जा लिया, जैसे बैंक अभी डूबने के कगार पर है, सारी बैंकें डूबने के कगार पर है, रिजर्व बैंक भी कंगाल हो चुकी है। मतलब रिजर्व बैंक के पास में अब नकली नोट छापने के सिवा और कुछ बचा नहीं है। आपको पता है कि हजारों करोड़ रुपए के नोट प्रेस से निकल गए, प्रेस से, और रिजर्व बैंक पहुंचे ही नहीं। कहां पहुंचे, कहां चले गए? चारों तरफ से लूट चल रही है, प्रॉपर्टियां बेच के लूट चल रही है, बैंक से नोट लूटने के बाद में लूट चल रही है, हमारे लोन लेके लूट चल रही है। आपको बता दिया कि 205 लाख करोड़ का लोन हो गया इतने सालों में, 65 सालों में हमारे देश में। यानी एक तरफ तो सारा देश जो है वो बेच दिया, वो पैसा आया, दूसरी तरफ कर्जा भी ले लिया, यानी दो तरफ से बड़ी रकम आई और जनता को कुछ नहीं मिला। तो क्या ये बीजेपी के जो जिले जिले में ऑफिस बने हैं, हेडक्वार्टर बने हैं, दिल्ली से लेकर के हर जगह, क्या उसमें या बीजेपी आरएसएस को हमेशा मजबूत रखने के लिए उन्होंने कहीं कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या हुआ है? ये ऑफिस बहुत छोटी चीज है। वो तो एक रोड बन जाएगा तो 10 ऑफिस बना देंगे, और रोड बनेगा तो उसमें टोल आपको देना पड़ेगा, और वो रोड बनाते वक्त भी लोन लिया जाएगा। ये जो बोलते हैं ना विकास हमने कर दिया, विकास, ये पैसे से विकास नहीं हुआ। जो बेच के आया पैसा, जो लोन आया पैसा, उसके विकास नहीं हुआ, वो अलग ही मामला है। वो फिर से हो गया, और उसकी टोल की ये आपको बता दिया कि मैंने कितना रोड बेच दिया और किस तरीके से बेच दिया, तो इसका पैसा उसमें यूज नहीं हुआ सर। ये पैसा यूज अलग चीज में हुआ। आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि हमने 26,700 किलोमीटर के रोड बेचे हैं, 400 स्टेशन और 150 ट्रेन 1,05,000 करोड़ में बेचा है। पावर ट्रांसमिशन की 42,300 सर्किट किलोमीटर 67 लाख रुपए में मात्र बेच दिया। नेचुरल गैस पाइपलाइन हमने 8,000 किलोमीटर की मात्र 24 लाख करोड़ रुपए में बेच दिया। पावर जनरेशन हमने 5,000 मेगावाट का मात्र 32 लाख करोड़ में बेच दिया। स्टूडियम हमने 11 लाख में बेच दिया, 11 लाख करोड़ में। हमने एयरपोर्ट और जो है पोर्ट, मतलब सी पोर्ट और एयरपोर्ट, इसके 21 एएआई प्रोजेक्ट और 31 पोर्ट प्रोजेक्ट हमने 34 लाख करोड़ में बेच दिया। माइनिंग हमने 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट 32 लाख करोड़ में बेच दिया। अच्छा काकड़ा जी, एक मिनट, मैं बीच में एक सवाल कर रहा हूँ। बहुत सी चीजें आपने बता दी, बहुत सी मिसालें दे दी, बहुत सबूत दे दिए। अब ये बताइए कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि कल अपोजिशन जो आज है उनकी सरकार बन जाए, कांग्रेस और दूसरे लोगों की, क्या ये जो सब कुछ बेच दिया, कोई कानूनी तरीका हो सकता है कि ये सब वापस लिया जा सके? क्या कोई तरीका जो गया तो क्या? नहीं, देश है हमारा, वो नेशनल प्रॉपर्टी कभी भी बनाई जा सकती, जैसे बैंक नेशनलाइज कर दिया था, जैसे माइनिंग सारी नेशनलाइज कर दिया था, जैसे प्रीवी पर समाज, जो आएगी सरकार उसको उस तरीके के कदम उठाने की बोलनी पड़ेगी। अभी तो ये सरकार ने ये न्याय पत्र जो दिया, इसने ईडी का क्या करेंगे, आईटी का क्या करेंगे, सीबीआई का क्या करेंगे, अभी तक नहीं लिखा है। ये मात्र कम्युनिस्टों ने लिखा है। कम्युनिस्टों के शासन नहीं आने वाला है, और उनका कोई आदमी ईडी के अंतर्गत अंदर नहीं है, जेल में नहीं है, मगर उनके समझ में आया जब कांग्रेस के साथ में कम्युनिस्ट रहे हैं, अच्छे निर्णय हुए हैं, सेकंड टर्म में नहीं थी, इनके ऊपर आरोप पे आरोप लगते गए। तो ये समझना चाहिए कि बहुमत की सरकार किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को बहुमत नहीं देना चाहिए। अगर जनता को अपने हित चाहिए तो वहां बोलने वाले अनेक तरीके के लोग होने चाहिए, कि जो आपके रोजी रोटी के लिए बोले, कोई उद्योगों के लिए बोले, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोले, कोई अपने राज्यों के लिए बोले। अरे आप बताइए कि हमारा एक प्रोजेक्ट लगा है झारखंड में, उसकी सारी की सारी बिजली बांग्लादेश में जाती है, और वहां 10,000 हेक्टेयर जमीन हमने बांग्लादेश को दे दी है। जैसे ही मोदी शासन में आए, अडानी को ले गए कि आप महंगी बिजली खरीदो, 10,000 हेक्टेयर हम आपको देते हैं। और यहाँ वो जो श्रीलंका का छोटा सा टापू है, 153 हेक्टेयर,
उसके लिए हम उन पर आरोप लगा रहे कि मोदी ने ऐसा किया, उसने क्या बोलते नेहरू ने वैसा किया और इंदिरा जी ने तैसा किया। तू 10,000 हेक्टेयर जमीन कैसे दे दिया? और हजारों बांग्लादेशी नागरिक हमारे देश के नागरिक कैसे बना लिया भाई? तो ये तो एक तरह से देश की जमीन को बांट रहे हैं। एक तरफ तो लद्दाख में चीन के बारे में कहा जाता है हजारों किलोमीटर उसने अपने कब्जे में ले लिया। हमारे मोदी जी कहते हैं वहां ना कोई आया है, ना कोई आया है, ना कोई घुसपैठ हुआ है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी काफी कुछ दे दिया। तो क्या ये किसी भी सरकार को ये हक होता है? बिल्कुल ऐसे ही सरकार कस्टोडियन होती है, देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है, ना कि सबको बेच दे और बेच करके बाहर आकर के खड़े हो जाए कि सब हम क्या करते। तो क्या, अच्छा अब मैं बिल्कुल आखिरी, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, आप बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो जरा और बता दीजिए, कहां से आए हैं, क्या कुछ है वो? अभी तक तो ये कहा जाता था कि 45 साल में पहली बार सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि भारत में 83% बेरोजगार पैदा हो गए, नए जो लड़के पढ़ के जा रहे। उसका एक उदाहरण है कि हमारे आईआईटी मुंबई के 36% लोगों को, बच्चों को इंटरव्यू भी, कैंपस इंटरव्यू के लिए भी कंपनियां नहीं मिली। बात समझ रहे? आईआईटी मतलब वहां 100 बच्चे पढ़ते थे तो वहां 200 की डिमांड होती थी, 200 कंपनियां आती थी, फॉरेन की कंपनियां भी आती थी, देशी कंपनियां भी आती थी। आईआईटी पवई मुंबई वाली आईआईटी में 36% बच्चों का पहला इंटरव्यू भी नहीं हुआ। कोई उनकी डिमांड नहीं है, कोई उनको पूछने को तैयार नहीं है। ये हमारे यहाँ बेरोजगारी की हालत है। दुनिया का सबसे अधिक बेरोजगार हिंदुस्तान में है, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। और ये इसलिए हुआ कि हमारे देश ने एक भिखमंगा प्रधानमंत्री बना दिया जो कटोरा लेके 35 साल घूमा। जो 35 साल कटोरा लेके घूमता है उसमें मेहनत करने का कोई जज्बा नहीं होता है, वो मांग के खाने का जज्बा होता है। तो ये उद्योग ना लगा सकते हैं, ना उद्योग चला सकते हैं, ना ये किसी को अपने इसमें रोजगार दे सकते हैं। इन्होंने जो हमारी हालत कर दी किसानों की, हमारा 10 साल पहले 2013 में सोयाबीन का दाम था 4,560 रुपए प्रति क्विंटल, 4,560 रुपए प्रति क्विंटल। आज दाम है 4,000 रुपए क्विंटल। और हमारा खाद के दाम, हमारे वो फसलों में जो कीड़े मारने की दवाई के दाम, मजदूर के दाम आसमान छू रहे, 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए। हमको कोई मतलब नहीं है। और ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। कठुआ में इनका महिला सशक्तिकरण कहा गया था, हाथरस में कहा गया था, उन्नाव में कहा गया था, गुजरात में कहा गया था बिल्किस बानो, और मणिपुर 11 महीने से जल रहा है। ये कौन सी बात है? कौन सा शासन है? कौन सा सुशासन है? कौन सा विकास है? तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको एक बात बता देता हूं कि धारा 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारा मुंह नहीं दबा सकते, गला नहीं दबा सकते सोशल मीडिया का, मगर इन्होंने धारा 69 के तहत एक सर्कुलर जारी कर दिया कि भारत के सुरक्षा बलों के बारे में सवाल करोगे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। भारत की राज्य सत्ता के बारे में बोलोगे, राज्य सत्ता मतलब कौन है भाई? हमने चुने हुए प्रतिनिधि अगर गलती करते हैं तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, मगर उसके बारे में बोलोगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। मित्रतापूर्ण विदेशी राष्ट्रों के ऊपर भी आप कमेंट्स करोगे तो बंद किया जाएगा। समाज में अपराध बढ़ाने वाली बात और अपराध बढ़ाने के षड्यंत्र करने वाली बात अगर होगी तो आपका चैनल को ब्लैक किया जाएगा। रात में 1:01 पर एक गूगल का, एक यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिस आता है और बोलता है हिंदुस्तान नाम का जो बच्चों ने शुरू किया था, जो उसमें मास मीडिया से पढ़े हुए बच्चे थे, जो चाहते थे कि खबरें लोगों तक पहुंचे, उसको बंद कर दिया। खबरों पर, देखिए, खबरों पर रोक लगाने का मतलब तो सीधा सीधा प्रजातंत्र को कमजोर करना है। पहले वो नेशनल मीडिया जिसे कहा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको गोदी मीडिया बना दिया गया। अब सोशल मीडिया भी कोई बात कुछ कहे उसे भी खामोश कर दो। तो ये तो बिल्कुल सीधा अभी एक सर्वे आया है दिल्ली का, जिसमें 52% लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल को अरेस्ट करके गलत किया है। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये लालू प्रसाद को 95-97 के आर्म्स एक्ट में बंद करने की सोच रहे हैं।
वो इतने बुजुर्ग हो चुके, इतने बूढ़े हो चुके, उनको जेल में रख करके इनको क्या मिलेगा? मतलब यानी वो सिर्फ बाहर हैं और वो 2-4 बातें कुछ बोल देते हैं, तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो एक बात कंप्रोमाइज अगर मैं बता देता हूँ, ये जनता को समझने वाली बात है और इसको समझना चाहिए कि हमारे देश में परिवारवाद क्यों पनपा और कब से पनपा। एक गांधी परिवार की बात छोड़ दीजिए, वो छोड़ना इसलिए है कि गांधी परिवार का कोई लड़का बॉनेट पर दारू रख के चौराहे पर पीता नहीं दारू, किसी के साथ बेअदबी से बात नहीं करता, इसलिए उस परिवार का इज्जत है। आज भी वो आदमी इतना किलोमीटर की यात्रा करके जनता को जगाने का ही काम किया, उसने सत्ता की मस्ती नहीं दिखाया। मगर आपको बताता हूँ, जब मैंने राजनीतिक शुरुआत की थी 90 में, तो इंटरव्यू में दो चार प्रश्न पूछे जाते थे कैंडिडेट से। वो पूछते थे कि तूने कितने आंदोलन किया, तूने कितने जब बार जेल में गया, कितने इशू उठाए, कितने जातियों के साथ तेरे संपर्क है, कितने जातियों को तूने उनके प्रश्न उठाकर आंदोलित भी किया और जनता से सरकार से मांगे मनवा ली। ये उस वक्त के सवाल होते थे। आज सवाल है, वही पैनल आज सवाल करता है, तेरे पास कितने पैसे है, तू कितने पैसे खर्चा कर सकता है, तू कितने पैसे डोनेशन दे सकता है। तो हमारे महाराष्ट्र में या पूरे देश में मुलायम सिंह बने थे, कोई बड़े बाप के बेटे नहीं थे। लालू प्रसाद बने थे, बड़े बाप के बेटे नहीं थे। शरद पवार बने, बड़े बाप के बेटा नहीं थे। विलास मुत्तेमवार बने, बड़े बाप के बेटा नहीं थे। शंकरराव चौहान जी बने, बड़े बाप के बेटे नहीं थे। इनको जनता ने बनाया था नेता, गांव ने नेता बनाया था। गांव का बच्चा, हमारे परिवार का बच्चा, हमारे समाज का बच्चा, ये करके पूरा गांव लग जाता था उसको जिताने में। तो ये समाज का नेता होता था। मगर 90 के बाद में जैसा ही हमारा ये टिल्ट हो गया कि हमने ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ कदम उड़ाया, उस वक्त हमको सजग होना चाहिए था। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो गया था 90 के बाद में। और फिर वो जब पूछने लगे कि तेरे पास कितने पैसे है, तो काम करने वाले, आंदोलन करने वाले लोग पीछे रह गए और नेता ने बताया कि मेरे पास खर्चा करने का इतना पैसा है तो मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। और वहां से परिवारवाद आया। जब तक राजनीति में, अभी आज ये मौका है क्योंकि सारे दूसरे पार्टियों के खाते सील है, कोई खर्चा नहीं कर सकता। इस वक्त लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस या अन्य पार्टियां, इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं है। इस वक्त लड़ाई है एनडीए वर्सेस जनता। और जनता अगर ये देखेगी कि कौन खर्चा कर रहा है और कौन आने वाला है और मेरा वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसमें मुगालत में रहोगे तो दोबारा वोट देने की नौबत ही नहीं आएगी तुमको। जी 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 जी, आपने बहुत ही अहम बात कही कि दोबारा वोट देने का नंबर नहीं आएगा। ये बात कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी इस बात को कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये सरकार फिर से आ गई तो हो सकता है इसके बाद इलेक्शन ना हो। और ऐसा शक, शुबा, डर, खौफ बहुत लोग बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे बात करके बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचती है और दर्शक भी काफी पसंद करते हैं आपकी बातों को। फिर आपसे नेक्स्ट मंडे फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो और लोगों तक बात पहुंचती रहे। वो खत्म होने वाला है ना रोजा वोजा। जी जी, रोजा खत्म होने वाला, तो कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 बार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।